सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, प्रोग्राम में आपको कहेंगे खुशामदीद। मैं हूं महविश अनस और मेरे साथ मौजूद हैं बोल न्यूज़ के एडिटर इन चीफ नज़ीर लगारी साहब। नाज़रीन, DGISPR और वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी ने आज मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस की और बैनुल अक़वामी बरादरी के सामने भारत का असली चेहरा आज रखा। बताया कि रॉ की जानिब से किस तरह से पाकिस्तान में दहशतगर्दी का मनसूबा बनाया जा रहा है। ऑडियो और वीडियो क्लिप्स भी शेयर किए गए। बताया गया बैनुल अक़वामी बरादरी को कि किस तरह से भारत दहशतगर्दी की मनसूबाबंदी कर रहा है। इस पर हम आज प्रोग्राम में बात करेंगे, लेकिन साथ साथ आज इस पूरे हफ्ते की जो सबसे प्रोमिनेंट खबर रही उस पर भी बात करेंगे। मरियम नवाज शरीफ साहिबा का इंटरव्यू, जिसमें उन्होंने साफ साफ कहा कि एस्टैब्लिशमेंट से बात हो सकती है, लेकिन उसके लिए शर्त यह है कि पहले इस हुकूमत को घर भेजना होगा। उसके बाद बहुत ज़्यादा शोर उठा, मीडिया में बहुत ज़्यादा इस बारे में बात हुई कि किस तरह से मरियम नवाज शरीफ साहिबा, जो कि आइन और कानून की बालादस्ती की बात करती हैं, जमहूरियत की बात करती हैं, उनकी जानिब से हुकूमत के अंडर जो एक इदारा है उसको कैसे कहा जा सकता है कि पहले इस मुंतखब हुकूमत को घर भेजें फिर आपसे बात हो सकती है। इस सारी सूरत हाल पर हम बात करेंगे, लेकिन उससे पहले हम बात करेंगे अपने पहले क्लिप पर, जो कि गिलगित बल्तिस्तान के हवाले से है। नाज़रीन, कल गिलगित बल्तिस्तान में इंतखाबात होने जा रहे हैं और तीनों जो मुल्क की बड़ी सियासी पार्टीज़ हैं उनकी जानिब से बड़ी ज़बरदस्त मुहिम चलाई गई। बहुत सारे जलसे जुलूस किए गए लोगों को अपनी तरफ मुतवज्जह करने के लिए, और पूरी कोशिश की जा रही है पीपल्स पार्टी, नून लीग और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की भी जानिब से कि किसी तरह से गिलगित बल्तिस्तान की जो हुकूमत है वो उन्हें मिल जाए, वो वहाँ से जीत जाएँ। लेकिन जो गैलप सर्वे की एक रिपोर्ट आई है उसके मुताबिक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सबसे ज़्यादा फेवरेट करार पाई है और पीपल्स पार्टी का नंबर दूसरा है। शेख रशीद साहब की जानिब से ये कहा गया है कि हम तो जीतेंगे ही, पीपल्स पार्टी भी कुछ सीट्स ले जाएगी, लेकिन नून लीग के उतरे हुए चेहरे हमें अभी से दिखाई दे रहे हैं। इस पर बात करेंगे, लेकिन पहले आपको क्लिप दिखा। नाज़रीन, कल गिलगित बल्तिस्तान में इंतखाबात होने जा रहे हैं। लगारी साहब, अगर गिलगित बल्तिस्तान की तारीख देखी जाए तो विफाक में जिसकी हुकूमत होती है उसी की हुकूमत GB में बनती है। जब नून लीग थी तब नून लीग जीती GB से, और उसके बाद पहले पीपल्स पार्टी थी, पीपल्स पार्टी जीती, फिर नून लीग थी, नून लीग जीती। अभी कोई तब्दीली मुतवक्के है आपको लगता है, या फिर विफाक में जैसे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है और गैलप सर्वे के मुताबिक भी PTI पसंदीदा है तो PTI ही जीतेगी? एक तो कि सर्वे की बात मुझसे बिल्कुल ना करें। अच्छा। क्योंकि सर्वे जो होते हैं सब फ्रॉड होते हैं, धोखा होते हैं, और पाकिस्तान में होने वाले सर्वे सारे के सारे सही। पाकिस्तान में अब तक कोई सर्वे ऐसा नहीं हुआ है जिसे कहा जाए कि उन बाकायदा रियली कोई सर्वे किया गया है। सब ऐसा फ्रॉड होता है, बैठकर उसको कुछ लोग मिलकर एक साजिश की तरह उसको बनाते हैं और उसको करते हैं। ठीक है, जिसका ग्राउंड पर काम होगा वो सब नज़र आएगा। ये रिवायत जो है कि जनाब वो तीसरा ही तो इलेक्शन है। पहले ये हुआ था कि पीपल्स पार्टी ने ही इसको एक अलग सेमी सूबा बनाया था, और उस वक्त तो कोई असम्बली मौजूद नहीं थी, कोई चीज़ मौजूद नहीं थी। पहली लोकल बॉडीज़ काउंसिल भी पीपल्स पार्टी के दौर में आई थी। फिर ये भी हुआ कि पीपल्स पार्टी ने उनको असम्बली भी दी थी। तो अब वो इलेक्शन वो जीते, फिर नून लीग भी जीती है। तो ये तासुर तो ज़ाहिर मौजूद है कि कश्मीर में और गिलगित बल्तिस्तान में जो भी फेडरल हुकूमत होती है उसी की जीत होती है। लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि ऐसा हो। पहले भी इस तरह से चीज़ें होती थीं, लेकिन बाद में पता चला कि सूबे भी कभी एक राय बनाते थे कि यकसा एक बड़ी फेडरल पार्टी के साथ जाएं, लेकिन फिर वो भी एक तरफ हो गए हैं। तो मेरा ख्याल नहीं है कि हम अभी इस तरह की कोई पेशीन गोई करें कि कौन जीतेगा कौन हारेगा, लेकिन कम से कम सर्वे की हद तक जो चीज़ें सामने आ रही हो सकता है कि नतायज भी उन्हीं के मुताबिक मुरतब किए जाएं। सर्वे में कोई ना कोई तो हकीकत होती होगी ना, अवामी राय तो ली जाती है। नहीं, कोई अवामी राय नहीं होती है। कौन इस तरह दूर दराज इलाकों में जाकर करते हैं सर्वे? सर्वे का टोटल पाकिस्तान के अंदर दुनिया में होते हैं सर्वे, और बड़े काबिल एतमाद होते हैं और बड़े लोग ज़्यादा मेहनत करते हैं। पाकिस्तान में मुझे उसका अंदाज़ा है। देखें, मेरी सहाफत में जो है 40-45 साल का एक मेरा पूरा एक मुसलसल सफ़र है, जिसके अंदर मैंने इस तरह के धोखे दहियाँ और इस तरह की चीज़ें देखी हैं। कोई ऐसी चीज़ नहीं होती है। बाज़ सर्वे तो हमारे बड़े अच्छे दोस्त हैं, लेकिन हमें पता है कि उनके सर्वे किस तरह के होते हैं। नहीं, मुझे इन सर्वेस पर बात ही नहीं करनी है, वो होते ही नहीं है। ये सर्वे बस कहानियाँ होती हैं। अच्छा, लेकिन लगारी साहब, इलेक्शन से पहले ही हम देख रहे हैं कि नून लीग और पीपल्स पार्टी की जानिब से धांधली का शोर मचाया जा रहा है, तो इससे साफ ये नहीं लग रहा कि अगर नतायज इनके खिलाफ आते हैं तो ये तो नतायज कबूल ही नहीं करेंगे? पहली बात ये है कि धांधली उस वक्त शुरू हो गई थी जब वफाकी वज़रा
कानून और आइन और इंतखाबी जवाबित को नज़रअंदाज करते हुए कैंपेन चलाने वहाँ चले गए। उसका नोटिस भी तो ले लिया गया था। नहीं, नोटिस लेने से क्या होगा, वो चलते रहे फिर भी उन्होंने आखिर वक्त तक कैंपेन की। और जनाब पहले एक वजीर था, एतराज़ किया गया, 2 वजीर हो गए, फिर एतराज़ हुआ, 3 वजीर हो गए, तो वो तो सारे के सारे जाकर वहाँ कैंपेन करते रहे हैं और बाकायदा ऐलान करते रहे हैं कि इतने वो वोट दोगे तो इतने पैसे देंगे, यानी बाकायदा इस तरह की बातें सरेआम होती रही हैं। अच्छा। तो इसको क्या धांधली नहीं कहेंगे। और ये कहा जाएगा कि नहीं ये बहुत अच्छी बात कर रहे थे, बहुत प्यारी बात कर रहे थे, और ये भी कह रहे थे कि वोट के पैसे देंगे, तो ये भी बड़ी अच्छी बात थी। ठीक है, चलें कल अब जब इलेक्शंस होते हैं तो उस दिन पता चलेगा कि कौन सी पार्टी जो है वो जीती है। मरियम नवाज शरीफ साहिबा के बयान के ऊपर बात कर लेते हैं। इस्टेब्लिशमेंट के हवाले से उनका अब जो बयानिया है वो थोड़ा सा नर्म हो गया है। पहले तो वो ये कहती थी ना कि इमरान खान साहब से हमारी लड़ाई नहीं है बल्कि उनको लाने वालों से है, लेकिन अब उन्होंने कहा है कि इस्टेब्लिशमेंट से बात हो सकती है लेकिन PDM के प्लेटफॉर्म से होगी बात जो भी होगी। इस पर आपको क्लिप दिखाते हैं। नाज़रीन, PDM के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान साहब की जानिब से भी कहा गया है कि बात हो सकती है इस्टेब्लिशमेंट से, लेकिन जो बात होगी वो PDM के प्लेटफॉर्म से होगी। और मरियम नवाज शरीफ साहिबा ने भी ये कहा है कि जो बात होगी वो छुपा कर नहीं होगी, अवाम के सामने ही होगी। लगारी साहब, नवाज शरीफ साहब ने जो बयान दिया था इस्टेब्लिशमेंट के सरबराहान के हवाले से वो भी सबके सामने है। अब मरियम नवाज शरीफ साहिबा का जो बयान है और ये जो नरमी उन्होंने इख्तियार की अपने मौक़िफ़ में, इसकी क्या वजह है? पहली बात यह है कि जो मियाँ नवाज शरीफ साहब ने कहा था बदकिस्मती से वो भी गलत था, बिल्कुल, और जो मोहतरमा मरियम नवाज साहबा कह रही हैं वो भी गलत है। पहली बात तो ये है कि किसी भी मुल्क के अंदर 2 मनसबदार, 2 ओहदेदार, 2 शख्सियात जो हैं वो पूरे के पूरे सिस्टम को नहीं चला रही होती हैं। सिस्टम बहुत बड़ी चीज़ का नाम होता है, ये मैं पहले से भी अर्ज़ करता रहा हूँ। उसको कुछ लोगों ने इस्टेब्लिशमेंट का नाम भी दे रखा है, रियासती मुक़तदरा भी कहा जाता है, लेकिन आप आन की आन में इस तरह के फैसले नहीं कर सकते हैं। इस्टेब्लिशमेंट ने मियाँ नवाज शरीफ को एक लंबे अरसे तक जो है अपनी गोद में लिए रखा और उन्हें बड़ा पाला पोसा, उनके प्यार हुए, उनके लाड उठाए गए, उनके नखरे उठाए गए। अब अगर उनकी बात वहाँ नहीं सुनी जा रही है, उस दरबार में उनकी रसाई नहीं है, तो तरीक़ाकार ये नहीं है कि आप कहें कि अच्छा आप शार्ट कर निकालते हैं, आप जो है वो इनको हटा दें जिनको लाए हैं, अब हम आते हैं, हमें आने दें, बस हम बैठकर बात कर लेते हैं आपस में। तो ये तरीका नहीं होता है। पहली बात यह कि क्या आपने इतनी जद्दोजहद की है, क्या आपने इतना प्रेशर बनाया है कि हुकूमत के पास कोई ऑप्शन ना रहे सिवाय अलग हो जाने की हुकूमत से? क्या आपने हुकूमत को हटाने के लिए रियली कोई काम किया है? ऐसा तो काम तो अपोजिशन के नहीं। देखें, ये बात आगे चले तो पता चले ना। मैं कहता हूं कि मुल्क के मोस्ट पॉपुलर वजीर आजम थे भुट्टो साहब, मोस्ट पॉपुलर थे। मेरा नहीं ख्याल है कि पाकिस्तान की तारीख में ऐसे कोई पॉपुलर वजीर आजम आए होंगे। और जब इलेक्शन जीता था उन्होंने, धांधली का इल्ज़ाम जो था वो इल्ज़ाम ही था और वो इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से लगाया गया था। वो ज़ियाउल हक पीछे था, हर चीज़ के पीछे था। अब तारीख, अब वो किरदार नहीं रहे हैं, लेकिन सबको पता है, एक आदमी को पता है, वही लोग फिर ज़ियाउल हक के साथ मिलकर बैठे थे भुट्टो को फांसी दिलवाने के लिए। सारे के सारे थे, एक साथ थे, एक पेज पर थे। तो एयर मार्शल ने कहा था कि हम कोहाला के पुल पर भुट्टो को फांसी देंगे। नवाब नसरुल्लाह खान की पार्टी जनरल ज़िया के साथ मिल गई थी। मौलाना मुफ्ती महमूद, मौलाना फजलुर रहमान की पार्टी ये मिल गई थी जनरल ज़ियाउल हक के साथ। जब भुट्टो साहब को फांसी हुई तो इनके लोग वजीर थे। देखें, एक खेल वो था जो पाकिस्तान के अवाम के साथ खेला गया था। अब उसके बाद जो सबसे ताकतवर अवामी बगैर किसी छतरी के जो सबसे बड़ी तहरीक थी वो MRD की तहरीक थी। उसके बाद अगर आपके पास ताकत है, अगर आप एक ऐसी तहरीक चला सकते हैं, अगर आप हुकूमत को ये बावर करा सकते हैं कि मासेस हमारे साथ हैं, मासेस की ताकत से, और हैं मासेस, ये बिल्कुल नहीं है वो कल्टीवेट नहीं कर रहे हैं, वो ये समझ रहे हैं कि लोग फिर हमारे हाथ से निकल जाएगी, खेल हमारे हाथ से निकल जाएगा, इस डर से ये मूवमेंट नहीं चला रहे हैं। ये मियाँ नवाज शरीफ या जनाब आसिफ अली जरदारी दोनों को ये खौफ है कि अगर तहरीक चली तो तहरीक हमारे हाथों से निकल जाएगी, अब हम अपने हाथों में लेंगे और अपने फैसले करना शुरू कर देंगे। इसलिए ये कह रहे हैं, चलो भाई, जरदारी साहब का मुझे नहीं मालूम है, लेकिन उन्होंने तो खुलेआम जलसायाम में कह दिया, चलें भी बैठकर बात करते हैं, इनको हटा दें और फिर आपसे बात करते हैं। ये कौन सा तरीक़ाकार है? अगर यही जमहूरियत है, यही तरीक़ाकार है, इसके लिए आप जद्दोजहद कर रहे हैं तो फिर तो मुनासिब नहीं है। हम तो समझते हैं कि आपके यहाँ एक सुप्रीम चीज़ मौजूद है, वो है आइन। जो आइन आपको रास्ता दे। आइन आप प्रेशर डेवलप करें कि वज़ीर आज़म इस्तीफ़ा दें, आप प्रेशर डेवलप करें कि उनके खिलाफ वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस लें,
आप प्रेशर डेवलप करें कि और चारा ही ना रहे कि वज़ीर आज़म कहें कि चलिए असम्बलियाँ डिसॉल्व करते हैं, नए इलेक्शन कराते हैं। वही वज़ीर आज़म खुद प्रेशर को महसूस कर रहे थे, जब भी तो कह रहे थे कि -1 का फार्मूला अगर मैं चला भी गया तो इसका मतलब ये है कि इस बात के चांसेस हैं कि वज़ीर आज़म इस चीज़ का प्रेशर ले रहे हैं और वज़ीर आज़म ही ये चाहते हैं कि इस्टेब्लिशमेंट के साथ पीडीएम की कोई बात हो जाए, क्योंकि मरियम नवाज शरीफ साहिबा ने इस बात का इंदिया तो दिया है कि कुछ रहनुमाओं के साथ इस्टेब्लिशमेंट ने राब्ता किया है। देखें, वज़ीर आज़म अगर ऐसा फील कर रहे हैं तो पीछे और कोई चीज़ नहीं है, पीछे होगा उनकी अपनी नाकामी या नाअहली। इस्टेब्लिशमेंट, पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट ने जितना इनको जितने भी इदारे हैं सब ने मिलकर जितना इनको सपोर्ट किया है, लोग तरसते रहे हैं सपोर्ट के लिए, तरसते रहे हैं माजी के वज़राए आज़म। एक दिन ठीक तरीके से नहीं उनको हुकूमत करने देगी यूसुफ रज़ा गिलानी को, रोज उनको खड़ा किया गया और इस तरीके से आइन में जो लिखा हुआ है उस तरीके से नहीं हटाया गया। इसी तरह नवाज शरीफ को भी आइन के तरीके से नहीं हटाया गया। सही। आइन तो एक तरीका कार बताता है कि वज़ीर आज़म को इस तरह से हटा सकते हैं। आप अदालती फैसला ले आए और उठा के हटा दें, जी इस कंटेम्प्ट लगाई हमने 43 सेकंड की सजा। बिहाइंड द सीन कोई ना कोई साजिश चल रही है, क्योंकि मरियम नवाज शरीफ साहिबा ने बात तो की है ना कि मैं तो पसे पर्दा किसी साजिश पर यकीन नहीं रखता, क्योंकि जो इनके बयान के बाद मुख्तलिफ अखबारात में जो तज्जियाकारों ने, कॉलम निगारों ने जो लिखा है उसके अकॉर्डिंग ऐसा लग रहा है कुछ बहुत साजिशें चल रही हैं। नहीं देखें, इस तरह की बात हम नहीं कह सकते हैं कि साजिशों का मतलब ये है कि क्या मुक़्तदरा के अंदर कोई फूट पड़ चुकी है। मुझे ऐसी कोई चीज़ नहीं लगती है, कभी भी इस तरह की फूट नहीं पड़ती है। और बाज़ दफ़ा इदारों के अंदर होती है, शिफ्टिंग होती है, चीज़ें इधर उधर होती हैं, लेकिन वो इदारों के वसी तर तनाजुर में होती हैं और उनका अपना दायरा कार होता है। अगर आपने इतनी कुव्वत हासिल कर ली है मास्टर्स की सतह पर कि आप अपने तौर पर फैसला करें कि हम किसको अपॉइंट करेंगे, किसको हटाएंगे, किसको बिठाएंगे, किसको आगे बढ़ाएंगे, यानी जिस तरह से फैसले होते हैं। अब खुशी का इजहार किया जा रहा है आपने कि जब इसकी डोनाल्ड ट्रंप की बात नहीं मानी वहाँ के सर्वे चीफ ने, आर्मी चीफ ने, तो कहा जा रहा है कि देखें जनाब ये होती है इस्टेब्लिशमेंट तो उनको भी नहीं मानती। वो भाई वो हारा हुआ प्रेसिडेंट है, अगर वो बियॉन्ड द कॉन्स्टिट्यूशन या बियॉन्ड द लॉ चला जाएगा तो उसका तो जिम्मेदारी है तमाम इदारों की कि वो देखें कि इस ट्रांजिशन के अंदर कोई गलत फैसला ना कर दे। तो उनकी जिम्मेदारी है, उनका फर्ज है, ये देखें उनकी बुनियादी जिम्मेदारी है, ये इनकार करना नहीं है। ठीक है नाज़रीन, अब कुछ कोरोना वायरस के हवाले हैं। मुल्क में कोरोना की दूसरी लहर खतरनाक सूरत हाल इख्तियार कर गई है और गुज़िश्ता 24 घंटे में 17 अफराद अपने प्यारों से बिछड़ गए हैं। नाज़रीन, टेस्ट मस्बत आने की शरह मुसलसल दूसरे रोज़ भी 6.2% रही है। सूरत हाल इतनी ख़तरनाक हो रही है, लेकिन हम देख रहे हैं कि अवाम ना तो पहले की तरह एहतियात कर रहे हैं और ना ही हुकूमत की जानिब से उस तरह से SOPs पर अमल करवाया जा रहा है। लगाई साहब, अब तो सिंध हुकूमत भी उस तरह से एक्टिव नज़र नहीं आ रही जैसे पहली लहर के टाइम पर थी। वफाक ने उसकी ओनरशिप नहीं ली थी, आपको याद है जब इस साल के शुरू में ये कोरोना का वायरस आया और फैला तो उस वक्त तो सब कह रहे थे, लेकिन वफाक उसकी ओनरशिप नहीं। और वज़ीर आज़म अब भी ये कह रहे हैं कि हम बिजनेस को, कारोबार को, फैक्ट्रियों को और हम इन चीज़ों को बंद नहीं कर सकते, हम अपना जो रोज़गार की ज़राए हैं उनको नहीं बंद कर सकते। तो ठीक है, लेकिन मसला ये है कि एक दो चीज़ें तो कर सकते हैं ना कि भाई मास्क आप मैंडेटरी करार दे देंगे, जनाब आप जब भी क्राउड में आए तो सोशल डिस्टेंसिंग करें और एक दूसरे से दूर हों, और अगर वाकई किसी को इस तरह के सिम्टम्स हैं तो वो ना आएँ, घर से बाहर ना निकलें और लोग एहतियात करें। जितनी ज़्यादा एहतियात करेंगे उतना ही उनकी अपनी बचत होगी। और रहा ये कि इसकी आड़ में हम कहें कि सियासी अमल रोक दिया जाए और सियासी जलसे ना हो तो शायद इस तरह हो नहीं पाएगा। लेकिन लगाई साहब देखिए ना, इंडोर शादी की तकरीबात पे तो पाबंदी लगाई ना, तो शादी हॉल्स मालिकान तो यही कहते हैं कि हुकूमत पहले जलसे जुलूस तो बंद कराए ना। नहीं, सही कहते हैं वो सही कहते हैं। आप SOP बनाएं और उनको भिजवा देंगे, जी इस SOP पर अमल कीजिए। हम गए हैं शादियों में, हमने जाकर देखा इस SOPs पर अमल हो रहा है और शादी हॉल में बाकायदा इस बात का ख्याल रखा जाता है। अपने गेट पर रखते हैं वो भी रखता है, अपना मास्क रखे हुए हैं, सैनिटाइजर रखा हुआ है, और उसके बाद उनकी अपनी जो सिटिंग है वो भी डिस्टेंसिंग के साथ है और तमाम चीज़ें एहतियात होती हैं। तो अगर आप उनका रोज़गार ही बंद करना है, अगर आपने उनको
नहीं, असल में सिर्फ मालकान का मसला नहीं होता है, वो वहाँ लोग जॉब करते हैं, नौकरी करते हैं, लोगों को वहाँ पर जो कैटरिंग का सामान उठाने वाले, जो खाना सर्व करने वाले, जो खाना देने वाले लोग होते हैं, आखिर वो इंसान होते हैं, फिर उनके बच्चे भी होते हैं। अगर उनको आप महरूम कर देते हैं एकदम तो ठीक नहीं है। नहीं, तालीमी इदारे तो हम बंद नहीं करेंगे, लेकिन हम शादी हाल बंद कर देंगे, ये बात समझने की नहीं है। बिल्कुल ऐसा है। नाज़रीन, अपने आगे बढ़ेंगे। पाकिस्तान आबादी के लिहाज से छठा बड़ा दुनिया का मुल्क है और ख़तरनाक बात यह है कि पाकिस्तान में आबादी की शरह ख़तरनाक हद से भी ज़्यादा हो चुकी है और उससे भी ज़्यादा ख़तरनाक बात यह है कि WHO की जानिब से ये बताया गया है कि पाकिस्तान में हर दूसरा बच्चा ग़िज़ाइयत की कमी का शिकार है। इस पर आपको क्लिप दिखाते हैं, फिर कौमी इदारे सेहत की जो रिपोर्ट है वो इंतहाई तशवीशनाक है। लगारी साहब, पाकिस्तान में हर दूसरा बच्चा ग़िज़ाइयत की कमी का शिकार है। वज़ीर आज़म की जानिब से इस मसले पर बात तो की गई, लेकिन इक़दाम क्या किए गए? सवाल ये है कि ये बात हमारे एंकर साहब ने भी की है। उन्होंने भी एक क्लास को जो खिलौने खरीद सकते हैं उनसे ये कहा है कि महंगे खिलौने ना खरीदें। वो जो क्लास है जिसके पास खिलौने का कोई तस्वर भी नहीं है, खिलौने की कोई बात भी नहीं है, उनके देन में खिलौने नहीं, उनके पास सुबह का नाश्ता नहीं है, दोपहर का खाना नहीं है, और उनके पास कोई काम नहीं है करने के लिए। उनके पास कोई चीज़ है नहीं कि बच्चों को खाने के लिए दें। उनके पास दूध नहीं है, उनके पास कोई बकरी नहीं है, उनके पास कोई भैंस नहीं है, उनके पास कोई चीज़ है नहीं। तो क्या मतलब ये कि वो आ गए हैं, अब के अनवांटेड लोग आ गए हैं ज़मीन के ऊपर, खुदा की तरफ से भेजे गए हैं, अब आप उनको मार डालें इसी तरह से, चले उनका जिक्र भी ना करें। भाई, आपकी आधी से ज़्यादा आबादी गुर्बत की लकीर से नीचे, खुदा के वास्ते यार उनको उठाएं, ऊपर करें। ऐसा ही। आप हमेशा जब बड़े पैकेज का ऐलान करते हैं तो सरमायादार के लिए करते हैं, बड़े पैसे वाले के लिए, सनतकार के लिए। वो जी उनको बड़ा नुकसान हो गया जी, शुगर वालों को नुकसान हो गया जी, चलें उनको सब्सिडी दें, चलें भी फलां को सब्सिडी दें। इनको सब्सिडी नहीं देना जिन्होंने अल्टीमेटली खरीदना है, आटा खरीदना है, दूध खरीदना है, दही खरीदना है, सब्जी खरीदनी है। इनके लिए कोई रियायत का ऐलान नहीं करना, रियायत का ऐलान उनके लिए करना जिन्होंने सब कुछ लेना है, सब कुछ खाना है, और भरना भी उन्हीं के घरों को। भाई, आम आदमी की जिंदगी में आप इंसाफ तो करें यार। बिल्कुल ऐसा है। ठीक है, लगाइस ब्रेक की जानी बढ़ना है, वक्त कम है। लगाइस नाज़रीन, हमें ब्रेक लेनी है यहाँ पर, और ब्रेक से जब हम वापस आएंगे तो हम बात करेंगे DGISPR और वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस के हवाले से, जिसमें उन्होंने भारत का असली चेहरा बैनुल-अक़वामी बरादरी को दिखाया है। अब इस पर बात करेंगे कि अब आगे जाके होगा क्या भारत होश के नाखून लेगा या नहीं। साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन, बात कर लेते हैं DGISPR और वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी साहब की जानिब से आज दोपहर को प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई और रॉ की जानिब से पाकिस्तान में और अफ़गानिस्तान में दहशतगर्दी के जो मंसूबे बनाए जा रहे थे उसके हवाले से ऑडियो वीडियो क्लिप्स उन्होंने शेयर किए। बताया बैनुल-अक़वामी बरादरी को कि भारत आखिर कर क्या रहा है, ख़ित्ते काम किस तरह से मुस्तहकम करने की कोशिश कर रहा है। लगाई साहब, बैनुल-अक़वामी बरादरी को तो असली चेहरा दिखाने की पूरी कोशिश की DGISPR और वज़ीर ख़ारजा की जानिब से, लेकिन आपको लगता है कि भारत अब बाज आ जाएगा, कोई होश के नाखून लेगा, कुछ उसके रवैये में तब्दीली आएगी? मतलब उसके रवैये में तब्दीली क्यों आएगी? मतलब ये कि वो हमारा दुश्मन है। अच्छा। और दुश्मन यही कुछ करता है जो वो कर रहा सही है। सवाल यह है कि एक महाज पर हम ठीक है अपने आप को समझते हैं कि हम बहुत स्ट्रांग हैं, ठीक है, हमारा दिफा जो है मजबूत हाथों में। हम समझते हैं कि दुश्मन ने इस तरफ देखा तो फिर हम वही जवाब देंगे जो हमने अभिनंदन को दिया था, हम उसको उठाकर गिरा देंगे, गिराकर उसको जो है फिर हम पकड़ लेंगे। दूसरी बात यह है कि क्या हम खारजी सतह पर जा रहे हैं? क्या हम दुनिया के पास ये सारे के सारे डोजियर जो पेश किए गए हैं इसमें हम उठाएं और दुनिया के फोरम्स पर, आपके पास दुनिया के कितने फोरम हैं, आप कितने आलमी फोरम्स के मेंबर हैं, आप ह्यूमन राइट्स की जो दुनिया भर में उसकी जो तंजीमें हैं उनको भिजवाएं। अच्छा। इसके अलावा आप अक़वाम मुत्तहिदा को ऑन बोर्ड लें कि जनाब ये देखें, ऑफिशियली उनको भिजवाएं। पाकिस्तान, हुकूमत पाकिस्तान ऑफिशियली ये सारे के सारे सबूत अक़वाम मुत्तहिदा के हवाले करे। ये एक तरीका है, ये सारे के सारे सबूत इस्लामी कॉन्फ्रेंस की तंजीम के हवाले करे। ये सारे के सारे जो हैं सबूत वो हमारे जो हमारी रीजनल तंजीमें हैं, ये जो शंघाई तंजीम है जिसके इजलास में पिछले दिनों वज़ीर आज़म ने खिताब किया, उनको दिया जाए
उनको बताया जाए। आप अरब लीग को भिजवाएं अगर ऐसी तंजीमें एग्जिस्ट करती हैं, आसियान को भिजवाएं अगर ऐसी तंजीमें एग्जिस्ट करती हैं। दुनिया भर में जहाँ जहाँ आप रुकन हैं, आप रुकन नहीं हैं, लेकिन आप अपने डोजियर उधर भिजवाएं। और दुनिया भर के कैपिटल्स में जो ताकतवर ममालिक के कैपिटल्स हैं, वाशिंगटन भिजवाएं, न्यूयॉर्क भिजवाएं, आप जो है लंदन भिजवाएं, पेरिस भिजवाएं, आप ब्रसल्स में भिजवाएं, आप मास्को भिजवाएं, आप बीजिंग में भिजवाएं। जब आपके ये सारी की सारी आपके सबूत इन ममालिक में, इनके दफातर में, इनकी हुकूमतों के पास पहुंचेंगे, फिर हम समझेंगे कि जनाब अब हमने अपना होमवर्क किया है। फिर हम रिपीट करते रहेंगे जनाब ये देखें ये है। वो तो अचानक आपने बता दिया, वो अचानक कोई ना कोई वार भी कर गुजरेगा, फिर हम ये कहेंगे कि हमने तो अपना बता दिया था। दुनिया को जाकर बताएं। हो सकता है कि हमारी बात वहां ना पहुंची हो, हम तो अपने मीडिया के थ्रू इस्तेमाल कर रहे हैं ना। हो सकता है कि हमारी बात वहां ना पहुंचे, लेकिन हमें अपनी बात बहरहाल पहुंचानी चाहिए। बिल्कुल पहुंचानी चाहिए। और नाज़रीन, गिलगित सियासी तारीख में एक नया मोड़ आने वाला है। कल गिलगित बल्तिस्तान में इंतखाबात होने जा रहे हैं। इस सारी सूरत हाल के हवाले से बात करेंगे। पीपल्स पार्टी के रहनुमा नैयर बुखारी ने हमें ज्वाइन किया है और PTI रहनुमा फयाजुल हसन चौहान साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। नैयर बुखारी से पहले बात करेंगे, क्या कहेंगे गिलगित बल्तिस्तान के इंतखाबात के हवाले से आप लोगों के जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं, आप लोगों की जानिब से धांधली की बात की गई और उसके बाद बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब को आखिरी जो जलसा है वो भी करने से रोक दिया गया और बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब ने बात मानी भी, उन्होंने अदालत की बात मानी, वो जलसे में शिरकत उन्होंने नहीं की। आप लोगों के तहफ़्फ़ुज़ात हैं क्या कल के इंतखाबात के हवाले से? देखिए, पहले बुनियादी बात है कि हम बिलीव करते थे कि फ्री एंड फेयर इलेक्शन होने सही। इलेक्शन कमीशन ने जो गिलगित बल्तिस्तान का, उन्होंने इलेक्शन एक्ट 2017 को भी अडॉप्ट किया हुआ है और कोड ऑफ कंडक्ट भी। अब ये बाय इलेक्शन तो नहीं है, ये एक जनरल इलेक्शन है। वहाँ पे तो पोलिटिकल पार्टीज उसमें पार्टिसिपेट कर रही है। चेयरमैन बिलावल वहाँ एज ए पोलिटिकल पार्टी वहाँ कैंपेन पे गए हुए थे और वो अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन, जो कॉन्स्टिट्यूशन का लॉ है, दैट प्रिवेल्स एवरीथिंग, क्योंकि दैट्स अ सुप्रीम लॉ। वो उसके आर्टिकल्स जो हैं फंडामेंटल राइट्स वाले, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन हो, राइट टू एसोसिएशन हो, वो ओवरराइड करते हैं बाकी लॉज को। सही। तो वो चेयरमैन ने वहाँ कंपेन की तो उनको इलेक्शन कमीशन ने रोक दिया। अल्टीमेटली हमें जाना पड़ा का, और फिर वुज़रा के बाद में जो वुज़रा इन्होंने भेज दिए, क्योंकि वो वुज़रा जो थे वो पर्सन इन अथॉरिटी थे, वो इक़्तिदार में हैं, वो इन्फ्लुएंस कर सकते हैं प्रोजेक्ट के हवाले से, एडमिनिस्ट्रेशन के हवाले से। तो वो इलेक्शन कमीशन ने बाद विड्रॉ कर लिया। फिर वो एक पिटीशन डालनी पड़ी। एक पिटीशन चीफ कोर्ट ने उसमें फैसला जो दिया, उसने तमाम MPAs MNA सबको बाहर कर दिया कि वो, और बल्कि ये कहा कि इनको एक्सपेल कर दिया जाए गिलगित बल्तिस्तान से। वो मुनासिब बात भी नहीं थी। अपीलेट फोरम पे गए, लेकिन अपीलेट फोरम पे 2 बेंच का कोर्ट का बेंच था, 2 मेंबर्स का, जो सुप्रीम अपीलेट कोर्ट है गिलगित बल्तिस्तान की, तो उनका डिवीजन था। कंसेंसस के मुताबिक और कानून के मुताबिक जजेस में डिफरेंस आ जाए, डिफरेंस आ जाए, तो आज 3rd जज को रेफर किया जाता है, देयर विल बी अ रेफरी जज। वो सूरत हाल नहीं थी। और जो सुप्रीम कोर्ट की वहाँ पे जो जजमेंट है, मैं समझता हूँ कानून के तकाज़ों के मुताबिक वो नहीं कर सकते, लेकिन चेयरमैन बिलावल को रोक दिया गया। लेकिन जिस अंदाज से पीपल इन अथॉरिटी, बाख्तियार लोग, वुज़रा, जो आप गंडापुर साहब की तकरीरें सुने, मैंने ये भी कर दिया, मैंने ये भी कर दिया, पुल भी देंगे, सड़कें भी देंगे, और उनके कम्युनिकेशन के मिनिस्टर वो उनका स्पेशल असिस्टेंट कॉलेजेस खोल रहे हैं, प्रोजेक्ट्स दे रहे हैं। फयाजुल हसन चौहान साहब से बात कर लेते हैं। फयाजुल हसन चौहान साहब, एक मुझे कंफ्यूजन करना चाहिए। एक उन्होंने ट्रक्स भेजे आटे के, जो फौजी ट्रकों पे वो गया और उन पे बैनर लगा हुआ था कि मिन जाने प्राइम मिनिस्टर इमरान खान। ये इलेक्शन से बहुत पहले शेड्यूल अनाउंस करने भेज देता, हमें कोई इतराज नहीं था। इलेक्शन के बाद 2 दिन बाद भेज देते, ताकि इलेक्शंस को फ्री, फेयर और ट्रांसपेरेंट होना चाहिए। और उसको सिर्फ जुबानी कहने से नहीं, अमली तौर पे भी इसको सामने आना चाहिए था।
तो हम ये समझते हैं कि गवर्नमेंट ने अपने मिनिस्टर्स के ठीक है, यानी आप ये समझते हैं कि फ्री फेयर एंड ट्रांसपेरेंट इलेक्शंस नहीं हो रहे, लेकिन अब देखना ये कि अगर पीपल्स पार्टी जीत जाती है तो क्या तब भी उनकी जानिब से इसी तरह धांधली का शोर मचाया जाता है। फयाज हुसैन चौहान साहब हमारे साथ मौजूद हैं। चौहान साहब, गैलप सर्वे की रिपोर्ट आई, उसमें तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को फेवरेट करार दिया गया, और जिस तरह से नून लीग की जानिब से और पीपल्स पार्टी की जानिब से बात की जा रही है, अभी से धांधली की बातें की जा रही हैं, इल्ज़ाम लगाया जा रहा है, वोट चोरी होने की भी बातें की जा रही हैं और जाली पोस्टल बैलेट के हवाले से भी बात की जा रही है, तो ये जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं इन पर आप क्या कहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, मैं हैरान हूँ, नैयर बुखारी साहब मेरे बड़े भाई हैं, बड़े काबिल एहतराम है मेरे लिए। पूरा 1 महीना आपने कैंपेन की, पूरा 1 महीना फुल फ्लैज आपको जनाब पैसेज दिया गया, पूरा 1 महीना फुल फ्लैज आपको रास्ता दिया गया, पूरा 1 महीने जनाब जलसे जुलूस रैली हर रैली आपने भरपूर तरीके से एंजॉय की, और इलेक्शन से 1 दिन पहले आप कह रहे हैं कि जनाब फ्री एंड फेयर माहौल नहीं दिया गया। ये बिल्कुल वैसे ही है, 11 बच्चों की माँ जो है ना वो अपनी सहेली से गिला कह रही थी आज तक मुझे अपने मियाँ से सच्चा प्यार नहीं मिला जाना। मैं तो समझता हूँ कि ये बिल्कुल ऐसे ही कोई माहौल इन्होंने बताया है, वरना इनको जितना माहौल बेगम सफदर अवान साहिबा को और पीपल्स पार्टी को 1 महीने से जलसे कर करके इनके गले हलकान हो गए हैं। मैं आपकी इत्तला के लिए, नजीर नवारी साहब यहाँ बैठे हैं, बड़े पुराने सीनियर जर्नलिस्ट हैं, सिर्फ 2017 का ज़िमनी इलेक्शन था बेगम कुलसूम नवाज साहिबा का, 255 हम सफदर अवान साहिबा ने, राम ने सपना पराया माल अपना और छिको छिक डेरियां अदियां मेरियां बाकी अदियां भी मेरियां के मजदाक वफाक का उनका अपना सूबे का भी नहीं, इन्होंने 255 करोड़ रुपया 2.5-3 अरब तकरीबन बनता है, वो इन्होंने उस इलेक्शन में झोंक दिया था। मेरे बड़े तो मेरे बुखारी साहब कहते हैं आटे के थैले चले गए, इनको आटे के थैले के ऊपर इतनी टेंशन हो रही है। और मैं इनकी पीपल्स पार्टी के दौर के भी, मैं तो पुराना सियासी कारकुन हूँ, मुझे तो टिप्स पे इनके अदवारे हुकूमत के अंदर जो ज़िमनी इलेक्शन होते थे करोड़ों अरबों रुपए जो ना ये पीपल्स पार्टी और नून लीग अपने ज़िमनी इलेक्शनों में अपनी हुकूमतों में जो ना ये पानी की तरह बहाते थे अपने कैंडिडेट को जिताने के लिए। यहाँ तो सिर्फ ऐलान के ऊपर जो ना इनको इतनी परेशानी हो गई है। तो मैं ये समझता हूँ अब कल इलेक्शन हारता हुआ देख के अब ये इस किस्म की जनाब एक रूटीन है हमारे माशरे के अंदर, हमारी सोसाइटी के अंदर, कि जो टीम और जो पार्टी चौहान साहब कवायद ज़वाबित कानून क्या इसके मुताबिक ऑफिस रखने वाले, वजारतें रखने वाले जो हैं उन्हें जाकर कैंपेन में हिस्सा लेना चाहिए, इसलिए हुकूमतें भी टूट जाती हैं और निगरान हुकूमतें आती हैं? जी लुगाई साहब, मैंने आपके सामने एक एग्जांपल 255 करोड़ रुपए की रखी है जो नैब के अंदर केस चला गया। 255 करोड़ मैंने सैकड़ों मसालों में से ना पिछले 25-30 साल की नून लीग पीपल्स पार्टी की जो सियासत है उसमें से सिर्फ एक एग्जांपल रखी है, और वो भी वर्बल नहीं दी, वो भी मैंने कोई जनाब वर्चुअल नहीं दी, जनाब नजरियाती और तज्जियाती और जनाब हवा नहीं दी, प्रैक्टिकल आपको दे रहा हूं जो नैब के अंदर केस जा चुका है। इनके दौरे हुकूमत के अंदर जो होता था, चलो जी हमसे गलती हो गई, हमारा मिनिस्टर जाके वहां तकरीर कर आया, हमने कम से कम सरकार का पैसा तो नहीं वहां पे उठाया जाना, हमने वहां पे ड्यूरिंग इलेक्शन कैंपेन के वहां पे सड़कें, गलियां, नालियां, ज़कात, बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम, बैतुल माल, ज़कात की वजह से अरबों खरबों रुपए तो नहीं तकसीम किए जो पीपल्स पार्टी और नून लीग का वतीरा होता है। तो मैं ये समझता हूँ बिल्कुल फ्री एंड फेयर सारा माहौल चला है। कल अब इलेक्शन का रिजल्ट आने लगा है, आपके ख्याल में गैलप सर्वे क्या जो रिजल्ट आया उसके बाद ये और परेशान हो गए। ठीक है, आपके ख्याल में सब कुछ बिल्कुल साफ शफाफ हुआ है। बहुत शुक्रिया आपका फयाज हुसैन चौहान साहब, आप हमारे साथ मौजूद थे। नैयर बुखारी साहब, आपका भी अपना कीमती वक्त दिया। नाज़रीन, ब्रेक की जानिब बढ़ना है और ब्रेक से जब हम वापस आएंगे तो कश्मीर में पेश आने वाले उस दिलखराश वाक़े का जिक्र करेंगे जहां माँ और बेटी को नौकरी का झांसा देकर बुलाया गया कराची से और उसके बाद ज़्यादती का निशाना बनाया गया और उसके बाद माँ से ये कहा गया कि आप किसी और लड़की को लेकर आएँ अगर आपने अपनी बेटी को छुड़वाना है। तो वहाँ के जो ASI थे मोहम्मद बख्श साहब, उन्होंने अपनी बेटी को रवाना किया उस औरत के साथ और उसके बाद उन मुल्जिमान तक पहुंचे, उनको पकड़ा। ASI मोहम्मद बख्श साहब हमारे साथ मौजूद होंगे, ब्रेक के बाद उनसे बात करेंगे, साथ रहेंगे। नाज़रीन, कश्मीर में जो वाक़या पेश आया, माँ और बेटी के साथ ज़्यादती करने वाला मरकज़ी मुल्जिम तो अपने साथी की ही फायरिंग से मारा गया। हम ASI मोहम्मद बख्श साहब से रब्ता करने की कोशिश कर रहे हैं, जैसे ही रब्ता होगा उनसे बात करेंगे। लेकिन लगारी साहब, आपसे पहले मैं ये जानना चाह रही हूँ कि ज़्यादती के जो वाक़यात हैं वो हमारी सोसाइटी में बढ़ते ही जा रहे हैं,
इनका जिम्मेदार कौन है? सद्देबाब कैसे होगा? देखिए, सोसाइटी का इन्हतात है। अगर कानून है तो उस पर अमल होना चाहिए, अगर आइन है तो उस पर अमल होना चाहिए, अगर कानून के अंदर दफात हैं तो उन पर अमल होना चाहिए, अगर आपके पास रूल्स हैं तो रूल्स पर अमल होना चाहिए। जब अमल नहीं होगा कानून के ऊपर, जब आइन पर, भाई लोग सुप्रीम लॉ ऑफ द लैंड को एब्रोगेट कर देते हैं, एक तरफ उठाकर फेंक देते हैं, अबाइंस में रख देते हैं, उस वक्त कोई पूछने वाला नहीं होता है। तो ऐसी सोसाइटीज में इस तरह का होता है ना। आप अगर कोई जुर्म करता है उसको सजा मिले और सोसाइटी देखे कि सजा इसकी है और ये है, तो खौफ पैदा होता है ना। जिन सजाओं को हम कहते हैं कि जनाब बड़ी बेरहमाना सजाएं, यार बेरहमाना सजाएं, अगर इस तरह की सजाएं होंगी तो आप जराइम को तो रोक सकेंगे ना। फिर हम कैसे इंसानी हकूक की बात करेंगे अगर हम उस शख्स के हक को नहीं दिफा कर सके, जो बच्ची थी, मासूम थी, जो उसकी माँ थी, हम उसको दिफा नहीं कर सके हैं, तो फिर उसका हक कहां से पैदा हो गया? जिस शख्स ने ये सब कुछ किया, तो हम उसकी तरफ ज्यादा देख रहे होते हैं। लोगों को सजाएं भी हुई हैं, ज़ैनब के कातिल को फौरी तौर पर सजा हुई। उसी जगह पर एक और केस में एक शख्स 11 माह तक एक बच्ची के साथ ज्यादती करता रहा, उसको हमने जाकर इतने अरसे के बाद सजा दी है और आज ही आई है सजा की खबर। तो हमने कौन सी बहादुरी का काम कर लिया है? हमारे पास एक अलग इस तरह की कोर्टें होनी चाहिए। आप अचानक इस तरह का ना करें, आप जो है एक अलग कोर्ट बना दें कि भाई ये मामला उधर जाएंगे और फिर वो निपटाएं कोर्ट्स को। आप कवानीन बना देते हैं कि जी फलां मुकदमे का फैसला 1 महीने होगा, 1 साल में नहीं होता, 2 साल में, 10 साल में नहीं होता। आपका फिर लिखा हुआ तो बेकार गया ना, कि आपने लिखा हुआ था कि जनाब 1 महीने में फैसला होगा, वो तो नहीं हुआ। तो फिर आपने क्या किया उसका? कहाँ गया आपका इन्वेस्टिगेशन, कहाँ गया आपका प्रोसिक्यूशन, कहाँ गया आपका ट्रायल, कहाँ गए जज साहब, कहाँ गए वकील साहब? सारे का सारा वो आखिर तक सब कुछ पड़ा रहता है एक तरफ, और वो जो मजलूम था जिसके पर जुल्म हुआ वो तो बैठा है ना, वो तो अपनी जिंदगी बर्बाद करके बैठा है। वो बच्ची तो मैं कहता हूँ फिर भी ऐसे किरदार कहाँ मिलेंगे आपको कि जिस किरदार की हम बात कर रहे हैं। मोहम्मद बख्श जैसे किरदार अपनी बेटी को कहता है कि चलो मेरी बेटी को साथ ले जाओ और जाओ उनको कहो कि हाँ तुमने एक और लड़की मांगी है ना, तो मेरी बेटी ले जाओ। वो तो आपको पता है कि ये वो सोसाइटी है जिसके अंदर ये जौहर है, ये पोटेंशियल है, ये ताकत है, ये कुव्वत है। इसके अंदर एक इंसान बैठा हुआ है इस सोसाइटी के अंदर, उस इंसान को आप आगे बढ़ाएं ना। ये बहुत बड़ा रिस्क था कि आप अपनी बेटी को भेज रहे हैं। और मैं कह रहा हूं कि ये एक आपके पास ऐसा पोटेंशियल मौजूद तो है ना, ऐसा इंसान मौजूद है, ऐसे इंसान तलाश करें, बहुत इंसान है। और फिर आप कानून अगर है तो उस पर अमल करें, अगर कानून पर अमल नहीं करते तो फिर हम बातें करेंगे, बैठकर लफाजी करेंगे। लगारी साहब, लेकिन हमारी सोसाइटी में जो फ्रस्ट्रेशन इतना ज़्यादा बढ़ रहा है, उसकी आपको क्या लगता है कि उसके जिम्मेदार कौन लोग हैं और क्या इनको मैं ये कहता हूँ जहाँ इंसाफ नहीं होगा वहाँ फ्रस्ट्रेशन होगी। सही। सिर्फ आप इंसाफ के जरिए, ये इंसाफ का नारा लेकर आए थे 22 साल पहले, 23 साल पहले, 24 साल पहले नारे लगाते आए थे इंसाफ इंसाफ। ये इंसाफ हो रहा है भाई, इंसाफ करना है ना इस सोसाइटी के अंदर। सोसाइटी इंसाफ की प्यासी है, हम नहीं दे सके वजीर आजम को इंसाफ। आपके पास रेफरेंस पड़ा हुआ है कि जनाब एक वजीर आजम को फांसी दी गई, गलत दी गई है, आप उसका फैसला कर दें कि गलत हुई है, ठीक हुई है, इसका फैसला कर देना ताकि बड़े बड़े सवालों के जवाब आ जाए। ठीक है, आपके पास बड़े बड़े लोग छूट जाते हैं, लियाकत अली खान का कत्ल ऐसे गया, बेनजीर भुट्टो का कत्ल यूं ही चला गया, तो फिर लोग कानून को क्या समझेंगे? लोग तो इसी तरह समझेंगे। अच्छा लगाई साहब, वक्त तो खत्म हो गया, लेकिन पीएसएल का चूंकि है कराची किंग्स और मुल्तान सुल्तान इस वक्त खेल रहे हैं, कौन सी 2 टीम्स हैं जिनको आपको लग रहा है फाइनल में पहुंचना? मैं तो मुल्तान सुल्तान के साथ हूँ, वो भी आ जाए। मैं देखें उन इलाकों को मौका नहीं मिला है तो सही। कुछ नहीं होगा। खिलाड़ी भी शायद मुल्तान से कितने हैं कितने नहीं मुझे नहीं मालूम है, लेकिन बहरहाल एक नाम आएगा कि जनाब पीसीएल में जो है वो एक बहुत दूर उफ्तादा। ये अच्छा हुआ कि वफाक ने 5 सूबे 4 हैं लेकिन टीम में 5 बने, और सराइकियों को भी माना है कि भाई ये भी हैं और उनको भी एक सूबे की शनाख्त दी। अच्छी अब देखना यह है कि पीएसएल का जो ताज है वो किसके सर पर सजेगा। और हम तो खैर सारी टीमों के साथ है क्योंकि जो भी टीम है वो हमारी ही है। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम से इतना ही। अब फिर आपकी खिदमत में हाजिर होंगे, तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह निगहबान। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।